नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस 2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा टॉपिक है शक्ति गुणांक। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? शक्ति गुणांक है। शक्ति गुणांक शक्ति गुणांक अपना टॉपिक है और शक्ति गुणांक जो है वो इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, आपके दो टॉपिक हटाए गए, उनमें एक शक्ति गुणांक आता है और एक वाटहीन धारा आती है। पर कुछ एक बातें यहाँ पर मैं आपको शक्ति गुणांक के बारे में बता देता हूँ। जैसे शक्ति गुणांक जो है वहाँ से हम लोगों ने शक्ति का मान ज्ञात करना है अलग अलग परिपथों के लिए, तो आपके लिए जो इसके स्पेशल केस है वो जानना जरूरी हो जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपके पास में शुद्ध प्रतिरोधीय युक्त परिपथ होता है उसमें शक्ति का मान कितना आता है और शक्ति क्षय का मान कितना आता है, तो उसके लिए आपको शक्ति गुणांक पढ़ना जरूरी होता है। शक्ति गुणांक का मतलब होता है कि जो आपके पास में प्रत्यावर्ती परिपथ है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जो आपके पास में है, उस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टता के मध्य, इस परिपथ में धारा और वोल्टता के मध्य, धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर जो है, धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर जो है, उस कलांतर की कोज्या जो है, धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर की कोज्या जो होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं शक्ति गुणांक के नाम से। उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं शक्ति गुणांक। यानी शक्ति गुणांक क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर की कोज्या जो है उसे अपने क्या कहते हैं? शक्ति गुणांक कहते हैं। कोस फाई का जो सूत्र है वो किसके बराबर होगा? कोस फाई का सूत्र होगा पी एवरेज बराबर PVI/R, यानी औसत शक्ति बटे आभासी शक्ति। औसत शक्ति बटे आभासी शक्ति, औसत शक्ति बटे आभासी शक्ति। इसे अपने किस नाम से जानते हैं? इसे अपने जानते हैं शक्ति गुणांक के नाम से। और किससे लिखते हैं? इसे लिखा जाता है कोस फाई से। ठीक है, तो आप लोग ये भी बोल सकते हो कि जो आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अंदर आप लोग क्या बोल सकते हो कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो औसत शक्ति है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति और आभासी शक्ति, औसत शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात जो है, औसत शक्ति तथा आभासी शक्ति का अनुपात जो है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शक्ति गुणांक। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति तथा आभासी शक्ति दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? तो दोनों का अनुपात कहलाता है शक्ति गुणांक कोस फाई। ठीक है, अब अपने एक डायग्राम की सहायता से इसे अगर समझें तो यहाँ आपके पास में एंगल मान लेते हैं कितना है? फाई है। इस साइड R, ये XL माइनस XC है, तो Z आपके पास में आ जाता है R² प्लस XL माइनस XC की होल स्क्वायर और इसका अंडररूट। ये आपके पास में क्या है? एक प्रतिबाधा आरेख है। यहाँ ये जो कोण है ये कितना है? ये कोण 90 डिग्री है। तो इससे अगर आप लोग tan फाई का मान ज्ञात करते हो, tan फाई, तो tan फाई का मान आप लोग देख सकते हो क्या आएगा? tan फाई का मान आएगा XL माइनस XC बटा R। tan फाई कितना है? तो tan फाई आपके पास में है XL माइनस XC बटा R। और कोस फाई की अगर बात की जाए, कोस फाई, तो कोस फाई आपके पास में कितना है? तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कोस फाई के लिए आप लोग लिखोगे आधार बटा कर्ण। आधार आपके पास में Z है, ये R है, और कर्ण आपके पास में R² प्लस XL माइनस XC की होल स्क्वायर और इसका अंडररूट है। इसे आप लोग लिख सकते हो R बटा Z। क्या लिख सकते हो? R बटा Z। तो कोस फाई किसके बराबर है? R बटा Z के बराबर है। ठीक है, ये आपका किसके बराबर है? ये बराबर है R बटा Z के। तो यहाँ पर आप लोग ये भी बोल सकते हो कि LCR परिपथ जो आपके पास में है, LCR परिपथ जो आपके पास में है, उस LCR परिपथ में जो प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात है, LCR परिपथ में प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात, LCR परिपथ में प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात जो है उसे अपने किस नाम से जानते हैं? शक्ति गुणांक के नाम से जानते हैं। LCR परिपथ में प्रतिरोध
और प्रतिबाधा का अनुपात किस नाम से जाना जाता है? शक्ति गुणांक के नाम से जाना जाता है। अगर अपने कुछ स्पेशल केस इसके अंदर देखें तो देखिए, स्पेशल केस के रूप में आप लोग शक्ति गुणांक जो है वो कैसे लिख सकते हो। स्पेशल केस, विशेष स्थितियां, स्पेशल केस, स्पेशल केस और सबसे पहले आता है शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ, शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ। शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ के अंदर औसत शक्ति देखिए, पी एवरेज बराबर पी वी आई आर कोस फाई। ठीक है, क्या होता है? पी वी आई बराबर कोस फाई। और यहाँ पर आप लोग पढ़ कर के आए हो कि जो आपके पास में शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ होता है, जो शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ होता है, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो कोस फाई है, कोस फाई का मान क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ के अंदर धारा और वोल्टता जो है वो समान कला में होते हैं। धारा और वोल्टता जो है उनकी कला क्या होती है? समान होती है। यानी उनके मध्य कलांतर अगर देखा जाए तो उनके मध्य कलांतर कितना होता है? तो उनके मध्य कलांतर होता है 0। शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ जो होता है उसमें कलांतर कितना होता है? 0 होता है। यानी धारा और वोल्टता जो है वो कैसी कला में होते हैं? समान कला में होते हैं। और कलांतर कितना होता है? 0, जिससे फाई का मान कितना हो जाता है? 0। और कोस फाई का अगर मान देखा जाए तब वो कितना हो जाता है? 1। तो यहाँ से कोस फाई कितना? 1। और आपके पास में पी का एवरेज या पी वी आई आर जो है वो बराबर आ जाते हैं, यानी किसके? वी आर एम एस गुणा आई आर एम एस के। ठीक है, ये जो मान है इसके बराबर आ जाते हैं। तो यहाँ पर शक्ति गुणांक का मान क्या है? आपके पास में अधिकतम है। दूसरा आपके पास में परिपथ आता है शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ। ठीक है, दूसरा परिपथ कौन सा है? शुद्ध प्रेरक युक्त परिपथ, शुद्ध प्रेरक युक्त परिपथ। तो शुद्ध प्रेरक युक्त परिपथ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वोल्टता की कला जो है वो धारा की कला से कितनी आगे रहती है? तो वोल्टेज आगे रहती है यहाँ पर धारा से π/2 आगे, यानी फाई का मान कितना होता है? π/2 होता है। इनके लिए जब हम लोगों ने आरेख खींचा था तो कुछ इस तरीके का आरेख हम लोगों ने बनाया था, इस तरीके का आरेख हम लोगों ने बनाया था। यानी जो वोल्टेज है, वोल्टेज जो है वो क्या है? 90 डिग्री आगे है। किससे आगे है 90 डिग्री? I0 से 90 डिग्री आगे है। ठीक है, कौन से परिपथ के अंदर? शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ में फाई बराबर होता है π/2, जिससे कोस फाई का अगर मान ज्ञात किया जाए तो कोस फाई का मान प्राप्त होता है 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बनता है कोस 90 और इसका मान कितना होता है? 0, जिससे आपके पास में औसत शक्ति जो है उसका मान कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। ठीक है, यानी शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ के अंदर औसत शक्ति व्यय कितना होता है? 0 होता है। तो इससे क्या होगा कि जो आपके पास में धनात्मक क्षेत्रफल जितने भी आते हैं उन सभी धनात्मक क्षेत्रफलों का योग किसके बराबर आता है? ऋणात्मक क्षेत्रफलों के योग के बराबर आता है। ठीक है, सभी धनात्मक क्षेत्रफलों का योग ऋणात्मक क्षेत्रफलों के योग के बराबर आता है, जिससे औसत शक्ति क्षय जो है वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तीसरा इसमें परिपथ आता है शुद्ध धारिता युक्त परिपथ। तीसरे प्रकार का परिपथ है शुद्ध धारिता युक्त परिपथ। शुद्ध धारिता युक्त या शुद्ध धारितीय परिपथ। शुद्ध धारितीय परिपथ के अंदर आप लोग देख सकते हो कि जो हम लोग ग्राफ खींचते हैं कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें इसके लिए प्राप्त हुआ था। ये 90 डिग्री आगे थी कौन? करंट 90 डिग्री आगे, या वोल्टेज देखो तो 90 डिग्री पीछे। तो
वोल्टेज 90 डिग्री पीछे यानी माइनस का पाई बटा 2, और फिर से आपके पास में कोस पाई बटा 2 का मान कितना आ जाता है 0, क्योंकि कोस माइनस थीटा प्लस के कोस थीटा के बराबर होता है, जिससे आपके पास में मान जो है वो कितना आ जाता है कोस पाई बटा 2 का 0, और ओस शक्ति का अगर मान देखेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ओस शक्ति जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जो शुद्ध धारिता युक्त परिपथ होता है इसके अंदर भी ओस शक्ति व्यय कितना होता है 0 होता है, और इसके अंदर भी जो धनात्मक लूप है उनका क्षेत्रफल सभी ऋणात्मक क्षेत्रफल जो है उनके लूपों के बराबर होता है। प्लस वाले और माइनस वालों का क्षेत्रफल देखोगे बराबर होगा, जिससे परिणामी मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, और चौथा जो आपके पास में परिपथ आता है वो आता है LCR। ठीक है, चौथा परिपथ क्या होता है LCR होता है, चौथा परिपथ होता है आपके पास में LCR। ठीक है, LCR परिपथ जो हमारे पास में है वो जब अनुनाद की अवस्था में होता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आपके पास में कोस फाई का मान कितना होता है, कोस फाई का मान होता है R बटा Z। कितना होता है R बटा Z होता है। और जब ये कौन सी अवस्था में होता है, अनुनाद की अवस्था में होता है, अनुनाद की अवस्था में। तो अनुनाद की अवस्था में फाई का मान कितना होता है 0 होता है, जिससे कोस फाई का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है, यानी R और Z क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। यानी इस अवस्था में जो ओस ये शक्ति गुणांक जो है इस शक्ति गुणांक का मान अधिकतम प्राप्त होता है, यानी ओस शक्ति की अगर बात की जाए तब ओस शक्ति का मान भी कितना प्राप्त होता है आपको अधिकतम प्राप्त होता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आपके पास में वाटहीन धारा। वाटहीन धारा देखिए, वाटहीन धारा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है वाटहीन धारा। वाटहीन धारा, तो हम लोगों ने देखा था कि जो आपके पास में शुद्ध धारिता और शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ है उसके अंदर फाई का मान प्राप्त हो रहा था पाई बटा 2, प्लस माइनस पाई बटा 2 बोल सकते हो, एक के लिए प्लस का पाई बटा 2 और दूसरे के लिए माइनस का पाई बटा 2। तो इस प्रकार के जो आपके पास में परिपथ थे उनके लिए अगर आप लोग कोस फाई का मान देखते हो तो वो आपके पास में आता है 0, यानी वहाँ पर धारा प्रवाहित होती है परंतु फिर भी शक्ति क्षय जो होता है उसका मान कितना प्राप्त होता है 0 होता है। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा को अपने किस नाम से जानते हैं, तो इस धारा को हम लोग जानते हैं वाटहीन धारा के नाम से। तो प्रत्यावर्ती धारा का वह घटक जिसका शक्ति व्यय में कोई योगदान नहीं होता उसे किस नाम से जाना जाता है, वाटहीन धारा के नाम से जाना जाता है। यानी प्रत्यावर्ती धारा का वह भाग जिसका शक्ति व्यय में कोई योगदान नहीं होता उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वाटहीन धारा। ठीक है, और वाटहीन धारा का अगर अपने मान ज्ञात करना चाहे तो इसके लिए अपने तात्क्षणिक मान मानते हैं धारा और वोल्टता की। वोल्टेज के लिए लिख देते हैं कि हमारे पास में कितना है V = V0 sin ओमेगा t है, और करंट के लिए लिख देते हैं कि I = I0 sin ओमेगा t माइनस का फाई है। तो आपके पास में P का मान कितना है VI है, ये बन जाता है V0 sin ओमेगा t और I0 sin ओमेगा t माइनस का फाई। ठीक है, ये बन जाता है V0 I0 sin ओमेगा t और sin ओमेगा t माइनस का फाई। P बराबर V0 I0 sin ओमेगा t, और इसे लिख सकते हो sin ओमेगा t cos फाई माइनस cos ओमेगा t और sin फाई। ठीक है, sin ओमेगा t cos फाई माइनस cos ओमेगा t और sin फाई। तो P का मान कितना आ जाएगा, P का मान आ जाएगा V0 I0 sin स्क्वायर ओमेगा t cos फाई माइनस का V0 I0 sin ओमेगा t cos ओमेगा t और sin फाई। ठीक है, इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, तो इसे तो सीधा सीधा लिख देंगे V0 I0 sin स्क्वायर ओमेगा t और cos फाई, और इसे ऊपर और नीचे 2 से कर दें मल्टीप्लाई, तब ये बनता है V0 I0 बटा 2 और 2 sin ओमेगा t cos ओमेगा t और sin
फाइव। इससे ये आपके पास में बनता है P इक्वल V0I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाइव माइनस का V0I0 बटा 2 और साइन 2 ओमेगा टी और साथ में बन जाता है साइन फाइव। ठीक है, ये समीकरण जो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। इस समीकरण के अंदर आपके पास में दो पद आ रहे हैं, एक को अपने P1 से लिख देते हैं और दूसरे पद को अपने किससे लिख देते हैं, P2 से लिख देते हैं। ठीक है, तो अपने पास में दो पद आ रहे हैं, इन्हें लिख देता हूँ P1 से और माइनस का लिख देता हूँ P2। तो आपके पास में यहाँ पर दो पद आ जाएंगे, एक P1 है और दूसरा क्या है, P2 है। ये P1 है और दूसरा पद जो आपके पास में है ये क्या है, P2 है। तो इसे अगर देखें अपने P1 को, तो P1 किसके बराबर है, तो यहाँ से देख सकते हो आप लोग V0I0 और साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाइव के बराबर है। और अगर आप लोग इसका औसत मान ज्ञात करते हो तो ये बनता है V0I0 और कोस फाइव। और आप लोग जानते हो कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो होता है उसका औसत मान कितना होता है, 1/2। तो आपके पास में बनता है P1 का औसत और V0I0 कोस फाइव बटा 2। और यहाँ से P1 बार जो है किसके बराबर, V0 बटा √2 और I0 बटा √2 और कोस फाइव के बराबर। तो P बार बराबर VRMS IRMS कोस फाइव। ठीक है, ये आपके पास में समीकरण आ जाती है। अभी के लिए कोई समीकरण नहीं लगा रखी तो इसे मैं लगा देता हूँ समीकरण नंबर 1। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, शक्ति गुणांक और वाट इन धारा दोनों आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है इस बार के लिए। ठीक है, फिर भी शक्ति गुणांक के बारे में कुछ एक बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उससे अपने ज्ञात करते हैं औसत शक्ति का मान। शक्ति गुणांक जैसा टॉपिक हम लोग पहले पढ़ करके आ चुके हैं, इसलिए मैं इसे फिर से बता रहा हूँ आपको। तो P2 बार को अगर देखें तो P2 बार यहाँ से आएगा आपके पास में V0I0 और बटा 2, एक बार के लिए P2 को लिख रहा हूँ V0I0 और साइन 2 ओमेगा टी और साइन 5। तो यहाँ से इसका जो मान आएगा वो औसत मान कितना आएगा, 0 आएगा। औसत मान कितना आएगा, 0। किसका, साइन 2 ओमेगा टी का, क्योंकि साइन जो आपके पास में होता है उसका औसत मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आपके पास में दो समीकरण आ जाती है। एक तो समीकरण 1 प्राप्त होती है जहाँ से आपको मान प्राप्त होता है VRMS IRMS कोस 5, और दूसरे समीकरण से आपके पास में मान प्राप्त होता है 0। तो आपके पास में जो सबसे पहले धारा और वोल्टेज के लिए आपके पास में समीकरण आई है, उनमें आप लोग देखोगे कि धारा का एक घटक वोल्टता के साथ क्या है, समान कलामी है। इसे अपने किस नाम से जाना जाता है, इसे कार्यकारी घटक के नाम से जाना जाता है। इस घटक को अपने क्या कहते हैं, कार्यकारी घटक कहते हैं। और दूसरा जो आपके पास में घटक है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो दूसरे घटक को जाना जाता है कार्यहीन घटक के नाम से। तो यहाँ पर दो घटक आपके पास में है। यहाँ पर जो घटक आ रहा है इसे कार्यशील घटक कहते हैं, कार्यशील या कार्यकारी घटक बोल सकते हो आप लोग, कार्यकारी घटक, धारा का कार्यकारी घटक। और यहाँ जो आपके पास में धारा का मान आया था, ये जो मान आपके पास में है ये कार्यहीन धारा है। ठीक है, ये क्या है, आपके पास में कार्यहीन धारा है। इस धारा को अपने किस नाम से जानते हैं, तो इस धारा को हम लोग जानते हैं वाटहीन धारा के नाम से। इस धारा को किस नाम से जाना जाता है, तो इस धारा को जाना जाता है वाटहीन धारा के नाम से। अगर ग्राफ के रूप में आप लोग इसे बनाओ तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हो, जैसे IRMS और यहाँ पर क्या है फाई, तो ये IRMS कोस फाई और ये आपके पास में IRMS साइन फाई है। ठीक है, एक IRMS कोस फाई है और एक आपके पास में IRMS साइन फाई है। इसमें से जो वोल्टेज की दिशा में आपके पास में मान आ रहा है, जैसे ये किसकी दिशा में है, ये वोल्टेज की दिशा में है, तो ये तो आपका कार्यकारी घटक बन जाता है। और जो लंबवत घटक आ रहा है वो यहाँ से आप लोग देख सकते हो मान क्या आता है, उसका 0 आता है। तो ये कौन सा घटक है, ये वाटहीन या कार्यहीन धारा का घटक है। ठीक है, इसका शक्ति 6 के अंदर कोई योगदान नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास में चौक कुंडली। नेक्स्ट टॉपिक आता है चौक कुंडली।
नेक्स्ट आपके पास में आता है चौक कुंडली। चौक कुंडली नेक्स्ट आता है चौक कुंडली। तो देखिए चौक कुंडली जो आपके पास में क्या होती है, चौक एक ऐसी कुंडली होता है जिसका सौ प्रेरक जो होता है उसका मान तो अधिक होता है और प्रतिरोध का मान क्या होता है, अल्प होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर 100 प्रेरक जो है 100 प्रेरक तो L तो होता है अधिक और प्रतिरोध R जो है वो क्या होता है, अल्प होता है। ठीक है, तो चौक कुंडली जो है आपके पास में एक ऐसी कुंडली होती है जिसका 100 प्रेरक तो अधिक होता है और प्रतिरोध R का मान क्या होता है, अल्प होता है। अगर ऐसी कुंडली की बात की जाए तो ऐसी कुंडली जो है वो एक पटलित नरम लोहे जो होती है उस पर तांबे की तार लपेट करके बनाई जाती है। इस तरीके से अपने क्या किया जाता है, इस कुंडली का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अपने क्या किया जाता है, चौक कुंडली जो है इस चौक कुंडली का निर्माण किया जाता है। इस चौक कुंडली में अपने पास में क्या होता है, एक पटलित लोहे की क्रोड होती है जिसके ऊपर अपने क्या किया जाता है, विद्युत रुद्ध तांबे के तार जो है उनको लपेटा जाता है। और ये जो आपके पास में चौक कुंडली होती है इसके 100 प्रेरकत्व का मान अधिक लेते हैं और प्रतिरोध R का मान क्या लेते हैं, अल्प लेते हैं। यानी आपके पास में जो चौक कुंडली है, चौक कुंडली जो आपके पास में है, ये चौक कुंडली आपके पास में एक विशेष प्रकार का क्या होता है, प्रेरकत्व होता है। ये एक विशेष प्रकार का क्या होता है, प्रेरकत्व होता है जिसका अल्प प्रतिरोध भी होता है, जिसका क्या होता है आपके पास में अल्प प्रतिरोध भी होता है। इसे अपने किस नाम से जानते हैं, इसे जाना जाता है चौक कुंडली के नाम से। ठीक है, इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि आपके पास में ये लोहे की क्रोड है, ये वाली जो है ये लोहे की क्रोड है, लोहे की क्रोड, और यहाँ पर ये तांबे के तार की कुंडली है, तांबे के तार की कुंडली है। और ये जो आपके पास में है ये क्या है, बल्ब है। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, बल्ब है। अगर अपने इसके प्रेरकत्व का प्रतिरोध का मान देखें तो प्रतिरोध के लिए चौक कुंडली जो है इसमें प्रतिरोध R है और प्रेरकत्व कितना है, इसका L है, जिससे आपके पास में परिपथ के अंदर जो प्रतिबाधा आएगी कुंडली की प्रतिबाधा Z का मान आप देख सकते हो, Z का मान कितना आएगा, R² प्लस XL की स्क्वायर और इसका अंडर रूट आएगा। तो ये आएगा R² प्लस ω² L² और इसका अंडर रूट। ठीक है, Z का मान कितना आएगा आपके पास में आएगा R² प्लस ω² L² और इसका अंडर रूट। ये क्या है आपके पास में चौक कुंडली के लिए Z का मान है। अब यदि अपने चौक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें तो चौक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान देखिए, चौक कुंडली में प्रवाहित धारा, चौक कुंडली में प्रवाहित धारा, चौक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान IRMS किसके बराबर, ये आपके पास में है VRMS बटा R² प्लस XL की होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। इसे आप लोग लिख सकते हो RMS बराबर VRMS बटा R² प्लस ω² L²। ये किसका मान है हमारे पास में, ये IRMS का मान है, किसके बराबर, VRMS बटा R² प्लस ω² L² और इसका अंडर रूट। ये जो हमारे पास में समीकरण है इससे हम देख सकते हैं कि R और L दोनों से ही क्या किया जा सकता है, R और L दोनों से ही अपने धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। R और L से धारा को नियंत्रित कर सकते हैं।
आर और एल दोनों से क्या किया जा सकता है, दोनों से ही धारा को नियंत्रित किया जा सकता है। परंतु अगर अपने आर को देखें तो जो यहाँ पर शक्ति क्षय या ऊष्मा की हानि होने वाली है, तो ऊष्मा जो उत्पन्न होती है वो बराबर होती है H = I²R/T की, ठीक है। यानी ऊष्मा जो हमारे पास में आने वाली है उसकी हानि जो होने वाली है उसके अंदर आर भी आता है। तो इससे अपने पास में क्या होगा, प्रतिरोध के कारण, प्रतिरोध की उपस्थिति के कारण यहाँ पर क्या होगा, ऊष्मा की हानि होगी, ठीक है। और H = I²R/T सूत्र के अनुसार हमारे पास में ऊर्जा की क्या हो जाएगी, यहाँ पर हानि हो जाएगी। परंतु अगर L की बात की जाए, L के लिए आप लोग जानते हो कि जो फाई का मान आता है वो कितना आता है, π/2 होता है। यहाँ से फाई का मान आपके पास में कितना आता है, π/2 आता है। और जब ये π/2 आता है तो उस समय कोई भी ऊर्जा की हानि नहीं होती है, उस समय ऊर्जा जो है, ऊर्जा की हानि नहीं होती है। इससे जो है L से ऊर्जा की हानि नहीं होती है। इसलिए अपने क्या कर सकते हैं, इसलिए अपने R को बिना बदले, यानी R को बिना बदले L के मान को बदल करके क्या किया जाता है, धारा को नियंत्रित किया जाता है। यानी यहाँ पर अपने क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने R को अपरिवर्तित रखेंगे, अपने क्या करेंगे, कम प्रतिरोध का और मोटा तार लगा देंगे, जिससे R जो है उसकी वजह से ऊष्मा की हानि न हो, और L जो है, L को परिवर्तित करके धारा के मान को नियंत्रित किया जाता है। तो ये जो आपके पास में विशेष प्रकार की कुंडली है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इस कुंडली को जाना जाता है चौक कुंडली के नाम से। इस कुंडली को अपने क्या कहते हैं, चौक कुंडली कहते हैं। और इसका उपयोग अगर देखोगे तो जो आपके पास में ट्यूबलाइट, पंखे, पावर सप्लाई, रेडियो, टीवी आदि जो होते हैं, यानी आपके पास में जो रेडियो, टीवी, इसके अलावा पावर सप्लाई आदि जो आपके पास में होते हैं, उन सब में क्या किया जाता है, चौक कुंडली का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इन सब में चौक कुंडली जो इसे अपने काम में लेते हैं। एक उपयोग आता है इसके अंदर, अलग टॉपिक एक आता है धातु समसूचक। तो देखिए धातु समसूचक जो आपके पास में है वो क्या होते हैं, धातु समसूचक, ठीक है। एक टॉपिक आता है आपके पास में धातु समसूचक। धातु समसूचक वास्तव में अपने पास में क्या होते हैं, एक LC कुंडली होती है। यानी धातु समसूचक जो आपके पास में होते हैं, ये वास्तव में क्या होती है, ये वास्तव में हमारे पास में एक LC कुंडली होती है। यानी इसमें L और C लगे होते हैं। तो ये एक विशेष प्रकार की अपने पास में क्या होती है, धातु समसूचक में एक LC कुंडली होती है, जो कौन सी अवस्था में होती है, अनुनाद की अवस्था में होती है। ये कौन सी अवस्था में होती है, ये अनुनाद की अवस्था में होती है। और जब अपने क्या करते हैं, किसी भी धातु समसूचक से गुजरते हैं, तो वास्तव में अपने कहाँ से गुजर रहे हैं, एक LC कुंडली से गुजर रहे हैं। तो जब अपने LC कुंडली से गुजरते हैं तो परिपथ जो है उसकी प्रतिबाधा क्या हो जाती है, बदल जाती है। परिपथ की प्रतिबाधा जो है, उस प्रतिबाधा का मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। और प्रतिबाधा का मान बदलने की वजह से क्या होगा, प्रतिबाधा का मान बदलने की वजह से जो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक परिपथ लगे हुए हैं वो संसूचित कर लेते हैं इसे, और उससे क्या हो जाता है, चेतावनी ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। प्रतिबाधा का मान बदल जाएगा, जिससे क्या होगा, चेतावनी ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी, चेतावनी ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। या आप लोग ये भी मान सकते हो, जैसे आपके पास में धातु का कोई एक टुकड़ा है और आप लोगों ने उसे अपनी जेब में रख रखा है, और जब भी आप लोग कुंडली से होकर के गुजरोगे तो आपके साथ वो धातु भी गुजरेगा। उससे क्या होगा, उससे परिपथ के अंदर जो LC परिपथ लगा हुआ है उसकी प्रतिबाधा का मान बदल जाएगा, और प्रतिबाधा का मान बदलने की वजह से वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ लगे हुए हैं वो उसे क्या कर लेते हैं, संसूचित कर लेते हैं, और संसूचित करके वो चेतावनी ध्वनि क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से अपने काम करती है कौन, धातु संसूचक या मेटल डिटेक्टर के नाम से अपने जिसे जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए आपके पास में टॉपिक आता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो है उसे अपने पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में।